खिचड़ी नहीं होता, मकर संक्रांति होता है। बैठो भाई। आप मुझे बताओ फिनॉल कहां तक हुआ था? फिनॉल खत्म था, ईथर का केमिकल रिएक्शन बाकी है। वेरी नाइस। ईथर में कहां तक हुआ था, एक बार नोट सिखाओ। ओके फाइन। हाँ भाई लो। शांत रहिए। आपका एक टॉपिक है जो रह गया है जिसका नाम है ईथर, है ना? पहले ईथर को खत्म करते हैं। हाँ भाई, बोर्ड पे देखिए सब लोग। ईथर का केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने एल्कीन से केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है? एल्कीन से केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक रिकैप दे देते हैं, पूरा केमिकल रिएक्शन पढ़ा देते हैं दोबारा, ठीक है? छोटा सा है। हाँ भाई, तो ईथर का केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं वापस से। ईथर किस किस टाइप का केमिकल रिएक्शन देता है वो आपको पढ़ना है। बोर्ड पर देखिए। ईथर हम लोगों ने पढ़ा था, शांत शांत, हम लोगों ने सबसे पहले एल्कीन से पढ़ा था। एल्कीन से ईथर बनाने का प्रोसेस पढ़ा था। और बोर्ड पे देखिए, एल्कीन में हमने वाटर ऐड करने का प्रोसेस तो पढ़ा ही है। मान लो आपके पास कोई एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। मान लो इसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो कैसे रिएक्शन देता है? मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ। यानी कि नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होता है जहां हाइड्रोजन कम है। तो ये ऐड हो गया आपके पास, नेगेटिव पार्ट वहां ऐड हो गया जहां हाइड्रोजन कम है। वेरी नाइस। अब देखोगे, ये तो अल्कोहल बनाने का प्रोसेस है, लेकिन आप इसी वाटर की जगह आप ROH ले लो, अल्कोहल ले लो कोई भी, तो कोई भी ROH ले लिया है, तो क्या इस बार नेगेटिव चार्ज कौन है? RO माइनस। तो नेगेटिव चार्ज इस बार OH माइनस की जगह क्या लग जाएगा? OR माइनस। और आपके सामने ये बन गया। तो अगर आप एल्कीन में वाटर एडिशन के बजाय अल्कोहल एडिशन कर देते हैं तो ईथर बन जाता है। हमने यही पढ़ा था। एल्कीन से ईथर बनाने का पहला प्रोसेस है कि एल्कीन में वाटर जोड़ोगे तो अल्कोहल बनेगा, एल्कीन में अल्कोहल जोड़ दो तो ईथर बन जाता है। ठीक हो गया? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एल्काइल हैलाइड से। सेकेंड, अच्छा, इसी में OMDM पढ़ा था। एल्कीन से ईथर बनाने का सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ROH का एडिशन। एल्कीन में अल्कोहल जोड़ दो, ईथर बन जाएगा। दूसरा OMDM। OMDM अगर आपको याद हो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मैंने यहां पे OMDM बनाया, CH3 CH, यहां पे बना दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोर्ड पे देखो एक बार। मान लो एल्कीन में हम एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं तो क्या क्या रिएक्शन करते थे, याद है? क्या सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाते हैं, फिर रीअरेंज कराते हैं और फिर अल्कोहल जोड़ते हैं, OH जोड़ते हैं। तो क्या यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा? वो रीअरेंज होकर यहां आएगा और यहां पे OH लगेगा। तो अगर आप एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं तो कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंज होता है और फिर आपके पास अल्कोहल बनता है।
ठीक है, आपके पास अल्कोहल बनता है। अब देखो, मान लो सेम एल्कीन है मेरे पास, सेम एल्कीन है, वाटर ऐड करने का एल्कीन में टोटल 3 तरीका होता है। एक एसिडिक हाइड्रेशन होता है, एक ओएमडीएम होता है, एक एचबीओ होता है। तो ओएमडीएम की बात करते हैं। ओएमडीएम कैसा होगा? HgOAc होल ट्वाइस, फिर क्या होता है? H2O, फिर क्या होता है? NaBH4OH माइनस। कभी कभी OH माइनस नहीं लिखा होगा तो घबराना नहीं, एक ही बात है। चलिए, अब देखो, हमने पढ़ा हुआ है सिन एडिशन या एंटी एडिशन? सिन एडिशन या एंटी एडिशन? एंटी एडिशन, है ना? आपके पास जो एचबीओ होता है वो सिन एडिशन होता है। चलो, तो यहां पे एंटी एडिशन ऑफ वाटर होगा। क्या यहां से OH आता है? क्या यहां से H आता है? मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ होता है, कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होगा यहां पे, सिंपली आपके पास एंटी एडिशन होगा। ये देखोगे आपके पास CH है, ये CH2 है, CH2 का क्या CH3 बना दूं और यहां पे आप OH लगा दो, ठीक हो गया। मान लीजिएगा H ऊपर से आया है, बस यही कहानी है। तो ये आपके पास बन गया OMDM में। OMDM में मैं एक छोटा सा इसमें चेंज करता हूं, HgOAc होल ट्वाइस, वाटर के बजाय मैं यहां पे ROH ले लेता हूं, वाटर के बजाय अल्कोहल जोड़ दो। अब आप वाटर के बजाय अल्कोहल जोड़ोगे तो क्या बनेगा? क्या इस बार OH माइनस ना जाके क्या OR माइनस जाएगा? तो सेम प्रोसेस लगेगा यहां पे, OH की जगह क्या करना है आपको? OR। सारा कुछ सेम होगा OMDM में, OCH3 जुड़ जाएगा एंड फाइनली ये CH3, क्या ईथर बन गया। एल्कीन का हर वो रिएक्शन जहां वाटर यूज होता था, अगर अल्कोहल यूज कर दोगे ईथर बन जाता है। हर वो रिएक्शन जहां वाटर यूज होता है अल्कोहल यूज कर दो, वाटर यूज होता था अल्कोहल यूज कर दो, ईथर बन जाएगा। जहां वाटर यूज करते थे तो हम अल्कोहल बनाते थे, अल्कोहल ही यूज कर लोगे ईथर बन जाएगा। वेरी सिंपल। जैसे NaBH4 की बात करो, सेम है, सेम में मैं NaBH4 में क्या होता है? BH3THF और फिर क्या लेते हैं? H2O2OH माइनस। हम लोग कहां से H और कहां से OH जोड़ते थे? क्या BH3 से हम लोग H लेते थे? क्या H2O2 से OH लेते थे? ठीक है, H2O2 से हम लोग OH लेते थे। और क्या मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ। सिन एडिशन या एंटी एडिशन? सिन एडिशन। तो सिंपली यहां पे CH3 CH, ऊपर CH3, यहां पे CH और यहां पे CH2OH, क्या यही बनेगा? और यहां पे CH2 बन जाएगा। क्या यही क्लियर है? सिन एडिशन होता है, फाइन। अब उस OH में अगर मैं यहां पे H2O2 के बजाय R2O2 ले लूं, भाई जो H2O2 ले रहा हूं यहां पे मैं R2O2 ले लूं, ठीक है ना? तो क्या यहां पे OR जुड़ेगा और OR जुड़ के क्या बना देगा आपके पास? ईथर। तो बस सेम कहानी है जो आपने एल्कीन में पढ़ा हुआ है, वाटर जहां जहां यूज हो रहा है वो सब अल्कोहल यूज कर लो, H2O2 जहां यूज हो रहा है R2O2 यूज कर लो, सिंपल कहानी है। इट विल गिव यू ईथर। तो ये पूरा एल्कीन से ईथर बनाने का प्रोसेस आपने पढ़ा था। इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है आपके पास एल्काइन से, सॉरी, एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाना। एल्काइन से ईथर नहीं बन सकता, एल्काइन से ईथर नहीं बन सकता। तो एल्काइल हैलाइड से ईथर, एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है, सेवरल मेथड। कौन कौन से मेथड है अभी देखेंगे। सबसे पहला मेथड और सबसे फेमस मेथड हम सबको पता है, क्या होता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हमने अल्काइल हैलाइड चैप्टर में ये पढ़ा भी था, है ना? और वहां पे एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था विलियमसन ईथर सिंथेसिस का। विलियम का सन ईथर सिंथेसिस, ये किस डिग्री अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा? क्या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा? ये हमने शॉर्ट ट्रिक में बताया हुआ है कि कोई भी एल्कोक्साइड आयन हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एल्कोक्साइड आयन कोई भी हो सकता है। एल्कोक्साइड आयन कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, बट जो आपके सामने RX है एल्काइल हैलाइड, इट मस्ट बी 1 डिग्री। ये 2 डिग्री नहीं होगा, 3 डिग्री नहीं होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री में एल्कीन बनेगा, अभी बना के दिखाऊंगा। तो क्या होता है, ये RO माइनस दिख रहा है, यहां पे बेटा डेल प्लस चार्ज भी दिख रहा है, तो O माइनस क्या R प्लस पे अटैक करेगा, माइनस और प्लस का रिएक्शन है, क्या बन जाएगा? ROR। बस यही ध्यान रखना है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो
अल्काइल हैलाइड है वो क्या होता है 1 डिग्री। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी डिग्री, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, बट ये हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए, इसके अलावा रिएक्शन नहीं होगा। अब जैसे कौन सी रिएक्शन में है, कौन मैकेनिज्म शो कर रहा है, SN1 या SN2? SN2। इट शोज SN2 मैकेनिज्म, बैक साइड अटैक, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, 100% इन्वर्जन होता है, वॉल्डेन इन्वर्जन होता है। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है। तो यहां पे कई बार सॉल्वेंट के नाम पे SN2 है तो पोलर प्रोटिक होगा कि एप्रोटिक? पोलर प्रोटिक होगा, एप्रोटिक? एप्रोटिक। तो कई बार यहां पे ड्राई ईथर भी यूज किया जाता है, लिखा हो नहीं लिखा हो सॉल्वेंट, आपको SN2 ही कराना है। ठीक है, बट कई बार अगर ड्राई ईथर लिख दे तो घबराना नहीं है, पोलर एप्रोटिक में ड्राई ईथर लिख सकते हो। ड्राई ईथर क्या है भाई, उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ड्राई हो गया, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। चलो अब देखो, आगे बढ़ोगे तो इसका एग्जाम्पल देखो। मान लो आपके पास CH3O-, ये 1 डिग्री एल्काइल एल्कोक्साइड है, इसके रिएक्शन हमने 1 डिग्री ही एल्काइल हैलाइड से कराया। 1 डिग्री एल्कोक्साइड, इसका रिएक्शन हमने 1 डिग्री ही एल्काइल हैलाइड से कराया, तो क्या बनेगा? O- किस पे अटैक करेगा? C+ पे। तो क्या बन जाएगा आपके सामने? ईथर, CH3O CH2CH3, ईथर बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसका डिग्री बढ़ा देता हूं, अगर मैं इसका डिग्री बढ़ा दिया एल्कोक्साइड का, तो क्या रिएक्शन में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है भाई, नहीं पड़ेगा। एल्कोक्साइड आयन कुछ भी हो सकता है, एल्कोक्साइड कुछ भी हो सकता है, एल्काइल हैलाइड का डिग्री चेंज होगा तो फर्क पड़ेगा। एल्कोक्साइड आयन कैन बी 1 डिग्री, कैन बी 2 डिग्री, कैन बी 3 डिग्री, ये कुछ भी हो सकता है। अगर इसकी रिएक्शन 1 डिग्री पे होगा तो क्या माइनस और प्लस कंबाइन होंगे? और माइनस और प्लस कंबाइन होके देखो, CH3 CH CH3 O CH2 CH3 बनेगा क्या? क्या हमें अभी भी ईथर बन रहा है? मान लो एल्कोक्साइड आयन मैं 3 डिग्री बना दूं तो क्या रिएक्शन में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई, एल्कोक्साइड आयन कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एल्काइल हैलाइड देखना है, वो 1 डिग्री ही होना चाहिए, इसको कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये कोई भी डिग्री हो सकता है, ये हमेशा 1 डिग्री फिक्स होना चाहिए। तो जब ये 1 डिग्री फिक्स करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ईथर बन के आ जाएगा, ये ईथर बन के आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब देखो जरा, मैं इसी में वैरायटी बना के देता हूं। मान लो मेरे पास है CH3O-, वापस से 1 डिग्री पे गया और इसको मैंने 2 डिग्री कर दिया, CH3 CH CH3 Cl। जरा सोच के देखो क्या हो रहा, कौन सा रिएक्शन है ये? कौन सा रिएक्शन है ये भाई? आपने पढ़ा हुआ है एल्कोहलिक KOH NaNH2 RO- ROH, क्या ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराता है? क्या ये E2 मैकेनिज्म होता है? तो ये देखो ना, RO- क्या करेगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहां से Cl यहां से H, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो क्या Cl और H निकाल देगा? Cl और H निकालने के बाद क्या बना दिया आपके सामने? एल्कीन। क्या ये E2 एलिमिनेशन है? याद रखना है, एल्कोहलिक KOH NaNH2 RO- ROH कहीं भी दिख जाए, E2 मैकेनिज्म एल्कीन बनाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक बात है? चलो यहां पे आओ, अगर मान लो मैं इसकी डिग्री 2 कर दूं, CH3 CH CH3O- और ये भी 2 डिग्री रहे, अब क्या होगा भाई? एल्कीन बनेगा, ईथर बनेगा? एल्कीन, ऑब्वियस है भाई, 1 डिग्री से ही ईथर बनेगा, 1 डिग्री से ही ईथर का फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री कहीं भी रहे एल्कीन बनेगा। अब देखो, क्या फिर से ये RO- है? RO- से फिर से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, तो यहां से Cl और यहां से H निकाल दो, यहां से Cl यहां से H निकाल दो, क्या सेम प्रोडक्ट बनेगा? तो दिस इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, E2 मैकेनिज्म। मान लो अगर मैं 3 डिग्री कर दूं, मान लो मैं इसका मैं 3 डिग्री से रिएक्शन कर दूं, मैं RO- को मैंने 3 डिग्री लिख दिया, CH3 कार्बन CH3 CH3, 1 डिग्री से
और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया हमने, 2 डिग्री और स्ट्रॉन्ग होता है, 3 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मैंने 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है तो कौन सा रिएक्शन होगा, ईथर बनेगा या एल्कीन बनेगा? एल्कीन बनेगा, क्योंकि ये तो और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और याद हो ये मैंने कहीं लिखवाया था, क्या ये बल्कि बेस की तरह हो गया? बल्कि बेस की तरह हो गया तो कौन मेजर बनेगा? हॉफमैन। हॉफमैन मेजर बनेगा, लेकिन यहां तो दोनों सेम है, इधर बनाओ दोनों सेम है, तो यहां तो कोई हॉफमैन और सेटजेफ नहीं लगेगा, यहां तो दोनों सेम ही बन रहा है। लेकिन अगर दो अलग अलग एल्कीन बन रहा होता तो क्या ये बल्कि बेस की तरह है? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है ना, बल्कि बेस होता है ना ये, और बल्कि बेस है तो क्या हॉफमैन एल्कीन मेजर बनाता है? यस, दो जगह हॉफमैन एल्कीन मेजर बनता है, एक बल्कि बेस में और एक पुअर लिविंग ग्रुप में जहां फ्लोरीन होता है। अगर मान लो यहां पे Cl के बजाय F हो जाए तो भी तो एल्कीन बनता था, तो भी तो आपके पास हॉफमैन एल्कीन बनता था। चलिए, केसेस आपको याद रखने हैं तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो, मान लो एल्कीन को मैंने ये तो 1 डिग्री ही रखा, CH3O-, इसकी रिएक्शन में कराता हूं 3 डिग्री से। अब देखो, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं 3 डिग्री से, क्या हो रहा है? क्या फिर से RO- है? RO- है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा देगा। हीट लिखा हो या ना लिखा हो, आपको अंडरस्टूड है, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो 1 डिग्री हो तो ईथर बनेगा, रिमेनिंग कुछ भी हो आपके सामने क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। तो क्या यही बन रहा है सबके? अगर मैं इसको RO- को 2 डिग्री बना दूं मान लो, तो क्या और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो और अच्छे से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देगा, तो फिर से एल्कीन बन जाएगा। तो देखोगे आपके पास सेम एल्कीन बन गया। अगर मैं यहां पे 3 डिग्री ले लूं तो क्या 3 डिग्री वाला हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनाता है? तो ये यहां पे तो सेम ही है, यहां पे सेम ही है ना, सेम ही है। सेम ही है कि अलग अलग है? सेम है, इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, सेम ही बनेगा। तो कोई हॉफमैन और सेटजेफ नहीं है, सिमेट्री है, इसलिए कहीं भी बना दो। ठीक है, अगर दो अलग अलग एल्कीन बन रहा होता तो लेस स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड में ये होता है। तो ये हमने आपका पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहां पे? एल्काइल हैलाइड चैप्टर में। ठीक हो गया, विलियमसन ईथर सिंथेसिस दोबारा पढ़ लिया। विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बाद एक और मेथड होता है एल्काइल हैलाइड में, डाईएजो ड्राई Ag2O। पहला लिख लो यहां पे विलियमसन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। SN2 मैकेनिज्म है, याद रखिएगा। मान लीजिए इसको मैं फिशर प्रोजेक्शन बना के दे दूं तो कहां लगाना है? OR, अपोजिट साइड में। मान लो इसका क्वेश्चन फिशर प्रोजेक्शन में आ जाए, ये हटाओ यहां से। मान लो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर में इसी तरीके से आया हुआ है। CH3, यहां पे H, यहां पे आपके सामने H। ठीक है, D कर दो यहां पे। इसकी रिएक्शन हमने कराया है CH3O- से। तो आपको दिख रहा है ये कितने डिग्री कार्बन, कितने डिग्री का है पहले अल्काइल हैलाइड? 1 डिग्री। भाई Br कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड RO- के साथ रिएक्शन करेगा, क्या SN2 मैकेनिज्म ईथर बनाएगा? तो अब ये जो RO- है वो कहां जाएगा? इधर या इधर? अपोजिट साइड। बैक साइड अटैक होता है, तो बैक साइड अटैक से आपको ये प्रोडक्ट लिखना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ये SN2 मैकेनिज्म है। आया समझ में? SN2 का मतलब यही है कि आपको अगर नॉर्मल प्रोडक्ट दिया जाए तब तो ठीक है, अगर मान लो ये फिशर बना के दे दिया तो क्लियरली पूछ रहा है कि दिखाओ बैक साइड अटैक हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो SN2 में बैक साइड होगा, 100% इन्वर्जन होगा। दूसरा आपने पढ़ा हुआ है उसी चैप्टर में, याद करो, ड्राई Ag2O। ड्राई Ag2O रिएक्शन पढ़ा है, मॉइस्ट Ag2O, ड्राई Ag2O। मॉइस्ट Ag2O से अल्कोहल बनता था, OH हो जाता था, और ये वाला ईथर बनाता था। आइए दोबारा देखते हैं इसको, ड्राई Ag2O वाला रिएक्शन दोबारा देखते हैं। दोनों बता देते हैं, मॉइस्ट Ag2O भी, ड्राई Ag2O भी। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने CH3, CH2, Cl ये ले लिया आपने। ठीक है, एल्काइल हैलाइड ले लिया। इसकी रिएक्शन आपने ड्राई Ag2O से कराई। तो रिएक्शन कैसे करता है पहले बोर्ड पे देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो। CH3, CH2, Cl, यहां पे लिख दो Ag2O।
Ag2O, तो यहां पे लिखो AgOAg, Ag2O यही है, AgOAg। सबसे पहले बोर्ड पे देखेंगे आप, बोर्ड पे देखेंगे आप, तो यहां पे बेटा आपके सामने AgCl निकल रहा है क्या? यहां पे AgCl निकल रहा है। जब भी ड्राई Ag2 की रिएक्शन होगी, एल्काइल हैलाइड कंज्यूम होगा 2 मोल, तो दूसरा मोल भी लिखो CH3, इसको थोड़ा उल्टा करके लिख लो, CH2 और CH3। तो एक AgCl वहां से निकला, दूसरा AgCl यहां से निकला, क्या 2 मोल AgCl निकल गया? बचा क्या? CH3O, मतलब ये इथाइल O, इथाइल क्या बन गया? ईथर। तो जब भी आपकी ड्राई Ag2O से रिएक्शन हो, याद रखो ना, रिएजेंट में कितना है? 2 मोल Ag है, तो रिएक्टेंट भी कितना कंज्यूम होगा? 2 मोल। तो 2 मोल कंज्यूम होगा, तो 1 मोल से आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ऑक्सीजन के राइट साइड में दूसरा मोल आ जाएगा, खत्म करो, और 2 मोल AgCl बन जाएगा। हम सबको पता है AgCl क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। बस ड्राई Ag2O में ध्यान रखिएगा, जितने मोल रिएजेंट हैं उतने ही मोल रिएक्टेंट लोगे, एक R फिर ऑक्सीजन फिर दूसरा R। ठीक है, हो सकता है ये दोनों डिफरेंट हो भाई, हो सकता है दोनों डिफरेंट हो, एक CH3Cl हो, एक इथाइल Cl हो, तब भी ड्राई Ag2O में क्या करोगे? लेफ्ट किसी मतलब एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, दोनों अलग अलग कर देना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बोर्ड पे देखो, मान लो यहां पे दिया हो CH3Cl, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो CH2CH3, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो CH3CH2Cl से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई Ag2O, तो क्या होगा? क्या पहला वाला Ag इसका Cl ले जाएगा, दूसरा वाला Ag इसका Cl ले जाएगा, बचेगा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लेफ्ट में कुछ भी लगा दो, आपकी मर्जी है तो मिथाइल लगा दो, आपकी मर्जी है तो इथाइल लगा दो, और इधर वाले में दूसरा लगा दो। ठीक है, ड्राई Ag2O में बहुत सिंपल है, एक AgCl यहां से कंज्यूम होगा, दूसरा AgCl यहां से कंज्यूम होगा, बाकी ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में लग जाएगा। यही अगर मैं AgOH की रिएक्शन कराता, मॉइस्ट Ag2O कराता, मॉइस्ट Ag2O में क्या होता है? क्या AgOH बन जाता है? AgOH क्या करेगा? OH माइनस अटैक कराएगा, देयरफॉर अल्कोहल बन जाएगा। तो ईथर के लिए तो ये है। एक और है ईथर का बनाने का प्रोसेस, एक और है यूजिंग डाईएजोमीथेन, यूजिंग डाईएजोमीथेन। बोर्ड पर देखिए, डाईएजोमीथेन को यूज करते हुए, अब डाईएजोमीथेन क्या कहता है देखिएगा ध्यान से, यूजिंग डाईएजोमीथेन। डाईएजोमीथेन, एजो किसको बोलते हैं भाई? N2 को। भाई एजो किसको बोलते हैं? N2 को। अब डाईएजोमीथेन, बोर्ड पर देखिए, मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2Cl, अल्काइल हैलाइड। ये सीधा एज इट इज रट लेना, मैकेनिज्म बिल्कुल सिलेबस में नहीं है, अगेन ये रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म है, हायर क्लासेस में है। तो डाईएजोमीथेन जनरली ये जेई की तरफ ज्यादा पूछा जाता है, बट अब आप में भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान से। डाईएजोमीथेन में लॉजिक से याद करो, क्या N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? भाई N2 प्लस जब बनेगा तो क्या बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा? तो यहां भी वही काम होता है, ये N2 जो है यहां से बहुत अच्छे ग्रुप की तरह बनके लिविंग ग्रुप की तरह निकलता है। डाईएजोमीथेन कहीं ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा, डाईएजोमीथेन adds alkyl, डाईएजोमीथेन adds alkyl इन रिएक्शन। रिएक्शन में बेटे एल्काइल ऐड कर देता है डाईएजोमीथेन। डाईएजोमीथेन एड्स एल्काइल इन रिएक्शन। अब देखो यहां से, तो कभी भी किसी भी रिएक्शन में डाईएजोमीथेन हो, ये जो एल्काइल है ना, ये सामने वाले में ऐड कर देगा। तो अब सामने वाले में एल्काइल ऐड करेगा, बट ईथर बना के, तो CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। अब आपके पास बहुत बड़ा सवाल आएगा कि सर ऑक्सीजन कहां से लिया आपने? ऑक्सीजन तो है ही नहीं पूरे पूरे रिएक्शन में। तो ऑक्सीजन यहां पे हम एज सॉल्वेंट यूज कर रहे होते हैं, और वही वाला सॉल्वेंट का ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो रहा होता है वहां पे। अब इसका मैकेनिज्म बहुत आड़ा टेढ़ा मैकेनिज्म है, बिल्कुल उसमें नहीं जाना है। जब भी डाईएजोमीथेन आए, आप समझ लीजिए ऑक्सीजन और एल्काइल जोड़ देगा सामने वाले में, बस। ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट से। डाईएजोमीथेन ऑक्सीजन और एल्काइल ऐड कराने का काम करता है, और N2 जो है वो N2 प्लस बना के लिविंग ग्रुप की तरह लीव करता है।
मत मत सोचो, बस लिख लो इसको। रट्टाफिकेशन वाला रिएक्शन है ये, एक्चुअली काम आएगा आपके जब अभी स्टार्ट करेंगे, आपका खत्म होने के बाद मैं पीओसी नहीं भाई, चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन के जब क्वेश्चन दूंगा तो वहां पे आपको दिखेगा एक प्रोडक्ट से कार्बन बढ़ा हुआ है, रिएक्टेंट में 4 कार्बन है, प्रोडक्ट में 5 कार्बन है, तो कार्बन बढ़ाने के काम में CH2N2 आता है। जब भी आपको रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट में एक कार्बन ज्यादा चाहिए तो CH2N2 का बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपने पूरे में पढ़ा होगा एक कार्बन कम करना, पढ़ा है ना, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन कम हो रहा है, हुंस डाइकर, कार्बन कम हो रहा है, बहुत सारे रिएक्शन और भी पढ़े आपने, कार्बन कम हो रहा है, लेकिन यहां पे कार्बन ऐड हो रहा है। तो कभी भी कार्बन अगर बढ़ाना हो CH2N2 सीधा ऐड करिए, डाई एजो मीथेन। इसको लिखिए फिर इसके क्वेश्चन कराते हैं। एक जगह और डाईएजोमीथेन का यूज कर, ये हो गया वन मोर रिएक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन। अल्काइल हैलाइड से तो बनाएगा ही, आगे देखिएगा एक और। अब तीसरा जो आपके पास रिएक्शन है ना वो है अल्कोहल एंड फिनॉल से। अल्कोहल एंड फिनॉल से ईथर कैसे बनाओगे? तो फिनॉल वाला तो हालांकि मैंने बताया है, रिपीट करूंगा, लेकिन अल्कोहल से भी आप बनाओगे। तो देखिए बोर्ड पे, देखिए बोर्ड पे सब लोग, अल्कोहल वाला रिएक्शन मैं करा रहा हूं, अल्कोहल से ईथर, इसको हटाइए। अब देखो ऊपर वाले रिएक्शन में कॉमन सेंस से देखोगे तो जब आपके सामने एल्काइल हैलाइड है और हमने क्या लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बोर्ड पे देखिए सब लोग, एल्काइल हैलाइड लिया है और क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 या SN2? SN1। तो SN1 रिएक्शन होके क्या बना होगा ये, क्या आपके सामने SN1 रिएक्शन होके अल्कोहल बन गया होगा? भाई यहां से OH इसमें अटैक कर देगा, बढ़िया। और जो अल्कोहल है वो अल्कोहल CH2N2 के साथ मिक्स होता है और अल्कोहल CH2N2 के साथ मिक्स होकर क्या बना देता है, ईथर। तो अल्काइल हैलाइड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पहले क्या बना होगा, अल्कोहल, अल्कोहल CH2N2 के साथ मिक्स होकर क्या बना रहा है, ईथर। क्लियर हुआ? ये सेम रिएक्शन, अब मान लो आपके पास बोला जाए कि नहीं मुझे अल्कोहल से ईथर बनाना है, अब मान लो अल्कोहल से ईथर बनाना है, तो क्या करोगे, डायरेक्टली अल्कोहल ले लो। भाई मैंने अल्कोहल ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने CH2N2 से करा दी, तो क्या आप डायरेक्ट हो जाएगा, तो CH3OCH3 बन जाएगा। भाई CH2N2 अल्कोहल से ईथर बनाने का प्रोसेस है, लेकिन क्या मैं अल्काइल हैलाइड में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दूं तो अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल में CH2N2 डालूंगा तो क्या बन जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन। सिमिलरली अल्कोहल में CH2N2 डालोगे तो डायरेक्ट बन जाएगा ईथर। वो एक स्टेप घुमा के रिएक्शन बता रहा है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है। तो कभी भी अल्कोहल का रिएक्शन कराना हो, ईथर बनाना हो, तो अल्कोहल से ईथर बनेगा ओनली वन मेथड, दैट इज CH2N2। और CH2N2 हमेशा रट लीजिए दिमाग में, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं है, तो CH2N2 रट लीजिए कि जब भी आएगा कार्बन जोड़ देगा, CH2N2 कभी भी आएगा। अच्छा अब आपके सामने होगा कि सर CH2N2 ही होगा या 2 कार्बन के साथ भी N2 आ सकता है? नहीं होगा, ओनली वन, दैट इज CH2N2, यही है, यही कार्बन ऐड करता है। आपके पास इथाइल के साथ N2 नहीं जोड़ सकता है ना, प्रोपाइल के साथ N2 नहीं जोड़ सकता, केवल एक रिएजेंट है, रटना है CH2N2। कभी भी CH2N2 दिखे, अगर रिएक्टेंट में अल्कोहल बन रहा हो तो क्या करेगा, वही CH2 जाके जोड़ देना, N2 हटाना है, N2 लिविंग ग्रुप की तरह लीव करेगा, वो CH2 जाके ऑक्सीजन में जोड़ देना है, क्या बन जाएगा, ईथर। तो अल्काइल हैलाइड से मतलब इनडायरेक्ट रिएक्शन है,
अल्कोहल से डायरेक्ट रिएक्शन। अगर मान लो मैं फिनॉल लेता हूं और सोचो फिनॉल से मुझे बनाना है ईथर। देखिए मेरा फाइनल प्रोडक्ट है फिनॉल से, मान लो मुझे ईथर बनाना है, OR बनाना है। देखोगे बोर्ड पे फिनॉल से कैसे करें कि ईथर बने, तो सबसे पहले यहां से H हटाना है। फिनॉल से सबसे पहले आप NaOH बनाओगे, तो NaOH बनाने के बाद फिनॉल की हमने रिएक्शन पढ़ी है, क्या ये बेस है, क्या ये एसिडिक H है, तो क्या यहां से निकलेगा और फिनॉक्साइड आयन बनाता है। एक बार फिनॉक्साइड आयन बन गया तो कुछ भी दे दो R वाला, भाई यहां पे RCl डाल दो, सिंपल है ना, RCl डाल दो, तो क्या ये माइनस R पे अटैक कर देगा, Cl माइनस लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा, तो क्या बन गया आपके सामने ईथर। तो फिनॉल की आपको कोई भी ईथर बनाना हो तो बस H हटाइए। H कैसे हटेगा, बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए कोई भी, तो यहां पे ले लीजिए फिनॉल, इसकी रिएक्शन आप KOH से करा दो, तो क्या ये फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए यहां पे CH3Cl ले रहे हो तो क्या ये O माइनस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा, क्या ये OCH3 बन जाएगा। इसका कुछ नाम होता था एनिसोल, इसका एक नाम होता है एनिसोल। एनिसोल अल्कोहल से ईथर, ये वाला थोड़ा सोच के देखो क्या बोल रहे हो तुम। भाई SN1 SN2 अल्काइल हैलाइड में होता है, अल्कोहल में कब से सोचने लगे तुम SN1 SN2। हाँ भाई, अल्कोहल एंड फिनॉल से ईथर बनाने का प्रोसेस है, ये PYQ है आपका। फिनॉल से एनिसोल बनाना था और स्टेप्स लिखे हुए थे, तो सबसे पहले क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, फिर क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड, आपके पास एनिसोल बन जाएगा, CH3Cl ले लेंगे, एनिसोल बन जाएगा। चलिए, तो ये आपके पास अल्कोहल एंड फिनॉल से ये हो गया था, यहां तक ये हुआ था। नेक्स्ट लिखिए। हाँ, अरे भैया तो हम पढ़ा भी तो रहे हैं, तुम हमारे पढ़ाते हुए भी नोट्स देख रहे हो हमारा, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने लिखवाया होगा रिएक्शन विथ वाटर, लिखवाया है, नहीं लिखवाया है, लिखे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, लिखे रिएक्शन विथ वाटर। बेटा मेरा नोट्स जो है ना वो SME बनाता है, हमारे लेक्चर से वो कॉपी करता है, ठीक है, और वो आपको फिर उसको हम लोग शेयर कर देते कि चलो ठीक है। हमारे पास इतना टाइम होगा, आप सोचो जरा, किसी टीचर के पास भी इतना टाइम होगा कि वो अपना नोट्स बना रहा है, फिर तुम नन्हे मुन्ने बच्चों को दे रहा है कि नोट्स पढ़ लीजिएगा। हमारे जैसे मास्टर नोट्स को तो हम गायब कर दें, नहीं करते प्रूफ रीडिंग। यस, जो चीजें खराब है उसको प्रमोट क्यों करना है, नोट्स की देना खराब चीज है ना यार। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, अपना होना चाहिए, है ना सब कुछ। आ जाओ भाई, रिएक्शन विथ वाटर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से। देखिएगा बोर्ड पे, हम दिल्ली जाने वाले हैं ऑर्गेनिक पढ़ाने। तुम्हें ये सब खबर कौन दे रहा है, तरुण सर। क्या बोल रहे थे, एक पैर पटना में एक पैर दिल्ली में, और फिर बीच वाले शहर वाले, हद हो गई मतलब। चलो इधर आओ, क्या ही लोग हो तुम लोग यार। इधर आओ भाई, इधर आओ। एक्चुअली हमारी अभी ड्यूटी लगी है कि तुम्हारा घर वाले बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि कहीं घूमने नहीं गए हम लोग, तो अब घर घूमने जा, घर वालों को लेके घूमने जाना है। घर वाले में ओनली मम्मी और पापा, बस। तुम आगे की सोचो, इससे पहले मैंने क्लियर ही कर दिया। हाँ भाई, अब हम लोग ईथर की, ये हमने पढ़ लिया था, ये था ईथर बनाने का प्रोसेस कि कैसे कैसे ईथर बनता है, एल्कीन से, अल्काइल हैलाइड से, अल्कोहल फिनॉल से ईथर बनता है, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम बहुत छोटा पार्ट है
केमिकल रिएक्शन कि ईथर वाटर से रिएक्शन करके क्या देता है, अल्कोहल ईथर की वाटर से रिएक्शन। तो सबसे पहले बोर्ड पे देखो, मान लो मैंने एक ईथर बनाया CH3 CH2O CH, मान लो यहां पे बना दिया CH3, यहां पे CH3। बोर्ड पे देखो, सबसे पहले मुझे बताओ ये रिएक्शन संभव है या नहीं है, सोच के बताओ ये रिएक्शन संभव है या नहीं है। विल दिस रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड और नॉट, लिखा है तो हो ही रहा होगा, है ना, नहीं होगा। आपको मैंने बताया है एल्कीन की वाटर से रिएक्शन नहीं होती है, क्यों, दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं। भाई ईथर भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये भी तो लोन पेयर है, ये देने वाला है, इसके पास भी लोन पेयर है, देने वाला है, दोनों सेम नेचर के हैं, क्या रिएक्शन करेगा, नो। अब क्या होगा कि यहां पे हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा आपको, मतलब एसिडिक हाइड्रेशन करना पड़ेगा। तो या तो आपके पास लिखा हो H+ वाटर, तो पहले न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ऐड होंगे, या फिर आपको H3O+, दोनों को मिला के क्या लिख दिया जाए, H3O+। अब सोचिए, बोर्ड पे देखिएगा सब लोग, बोर्ड पे देखिएगा सब लोग, जब भी ईथर की मैं रिएक्शन कराऊं, चाहे वाटर हो चाहे HI हो, बोर्ड पे जब भी ईथर की रिएक्शन कराऊं, चाहे वाटर से रिएक्शन करा रहा हूं चाहे HI से रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है। अगर वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या H अलग ऐड होगा, OH अलग ऐड होगा, और अगर मैं HI से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या वो H+ और I- में टूटेगा, इस तरह से ऐड होगा। जब भी ईथर की रिएक्शन कराते हैं तो नेगेटिव पार्ट हमेशा एस्टेबल कार्बोकेटाइन से जुड़ना चाहता है। आपने SN1 SN2 पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं पूछ लूं SN1 किस में होगा, 1 डिग्री या 3 डिग्री, 3 डिग्री। अगर मैं पूछ लूं SN2 किस में होगा, 1 डिग्री या 3 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ईथर की रिएक्शन में ईथर को एनालाइज करना है। ईथर को देखो, ईथर को देखोगे, क्या यहां पे जब तोड़ोगे लेफ्ट साइड से क्या 1 डिग्री बन रहा है, और राइट साइड से तोड़ोगे तो क्या 2 डिग्री बन रहा है। भाई ईथर के लेफ्ट साइड में क्या 1 डिग्री कार्बन पड़ा है, और राइट हैंड साइड में क्या 2 डिग्री कार्बन पड़ा है। अच्छा, अब 1 डिग्री भी पड़ा है, 2 डिग्री भी पड़ा है, किधर ज्यादा स्टेबल केटाइन बन रहा है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है। अच्छा, जब 2 डिग्री बन रहा है और प्रोटिक सॉल्वेंट है सामने, तो SN1 होगा या SN2 होगा, SN1। तो देखिए मैंने क्या पहले क्वेश्चन कराने का तरीका, ईथर जब भी आए, ईथर के लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको चेक करना है। तो लेफ्ट साइड में मैंने चेक किया, क्या बन रहा था, 1 डिग्री, राइट साइड में चेक किया, क्या बन रहा था, 2 डिग्री, ठीक बात है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में चेक करिए, फिर देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो क्या होने वाला है, SN1। तो आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन ढूंढना है। स्टेबल कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री, 2 डिग्री। तो जो OH है, जो ये वाटर का OH है, कहां जुड़ेगा, 2 डिग्री में। ध्यान से देखिए, ये जो वाटर का OH है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन में जुड़ेगा, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां है, 2 डिग्री वाला। और 1 डिग्री में क्या ये वाला ऑक्सीजन रह जाएगा, राइट साइड में वाटर का ऑक्सीजन OH जोड़ रहा है, और लेफ्ट साइड में क्या ये वाला जुड़ जाएगा। फिर से नहीं समझ आएगा, फिर से बोर्ड पे देखिए, फिर से बोर्ड पे देखिए। मान लीजिए अब दूसरा केस लेते हैं, मैंने लिया CH3 CH2 ईथर, कार्बन यहां पे ले लो CH3, यहां पे ले लो CH3, यहां पे ले लो CH2 CH3। क्या ये ईथर है। अब ईथर की रिएक्शन हमें वाटर से कराना है, ईथर की रिएक्शन हमें वाटर से कराना है, H3O+। ध्यान से बोर्ड पे देखिए, मैं सबसे पहले ईथर के लेफ्ट और राइट साइड में एनालाइज करने जा रहा हूं। तो क्या लेफ्ट साइड में एनालाइज करके पता चला कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री। राइट साइड में एनालाइज किया तो कितने डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री, ठीक बात है। कौन स्टेबल कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री वाले में जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसमें ये वाला OH, मान लो यहां पे 18 लिख दिया डिफरेंशिएट करने के लिए, ऑक्सीजन 18 लिख दिया, तो जो OH आएगा O18H वो 1 डिग्री में लगेगा कि 3 डिग्री में लगेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री में। तो इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, अपने आप समझ में आएगा। ये देखो प्रोडक्ट, CH3 CH2, फिर कार्बन, ऊपर क्या है CH3, नीचे क्या है CH3। वाटर किस पर अटैक करेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन पे कि अनस्टेबल पे, स्टेबल पे। तो O18H कहां जुड़ेगा, 3 डिग्री में कि 1 डिग्री में, 3 डिग्री में। तो कहने का मतलब है जो वाटर की रिएक्शन करा रहे हो वो वाला OH स्टेबल कार्बोकेटाइन में जाता है। तो यहां से क्या हुआ देखना, ये वाला पार्ट क्या इसमें OH जुड़ चुका है, ये वाले पार्ट में OH, अब बचा क्या,
क्या आर और ओ बन गया? आर और ओ बन गया। तो ईथर वाला जो ऑक्सीजन है, ईथर वाला जो ऑक्सीजन है वो एज इट इज, चूंकि H प्लस भी तो है भाई, रिएक्शन में OH चला गया तो H प्लस बचा हुआ है, तो H प्लस बचा हुआ कहां चला जाएगा? OH। फिर से सुनिए, सबसे पहले आपको ईथर को एनालाइज करना है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड में। पहले ढूंढना है स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां है। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन आपके पास कौन सा है? 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री है तो सिंपली SN1 रिएक्शन कराइए वाटर के साथ। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल गया 3 डिग्री, तो क्या स्टेबल आपको बनाना है? SN1। SN1 रिएक्शन कराइए, OH कहां अटैक करेगा? स्टेबल वाले पे। ठीक बात है। लेकिन अब सिनारियो बदलता हूं। मान लो यहां पे मैंने CH3 CH2 लिया, ठीक है, ऑक्सीजन, और यहां पे CH3 ले लिया। अब जरा बोर्ड पे देखो, मैं इसकी रिएक्शन H2O18 से करा रहा हूं, H+। अब ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। अब यार लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 डिग्री, राइट हैंड साइड में भी 1 डिग्री, तो अब SN1 होगा या SN2 की तरफ जा रहा है? ये SN2 की तरफ। अब ये SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है? SN2। ठीक है ना? 1 डिग्री में तो SN1 होगा ही नहीं ना, 1 डिग्री में तो हमेशा SN2 होता है। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन देगा, लेफ्ट साइड से देगा या राइट साइड से देगा? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? राइट साइड में ना भाई। स्टीरिक क्राउडिंग कम कहां है, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। भाई यहां 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, यहां सबसे कम स्टीरिक क्राउडिंग है, तो यहां SN2 सबसे ज्यादा होगा। अब जो OH है वो कहां जुड़ेगा? CH3OH में। तो अब जो OH है वाटर वाला, वो कहां जुड़ रहा है आपके सामने? CH3OH में। और राइट हैंड साइड में क्या हो गया? जो रिमेनिंग ईथर वाला ऑक्सीजन था वो राइट हैंड साइड में जाके जुड़ गया है। समझिए हो क्या रहा है। अगर आपका केटाइन 3 डिग्री बन रहा है तो वाटर कहां अटैक कर रहा है? 3 डिग्री पे। अगर केटाइन 1 डिग्री बन रहा है तो वाटर कहां अटैक कर रहा है? लेसर 1 डिग्री, लेसर क्राउडिंग पे। अगर केटाइन 3 डिग्री बन रहा है तो कहां अटैक करेगा? 3 डिग्री पे। अगर केटाइन 1 डिग्री बन रहा है तो कहां अटैक करेगा? 1 डिग्री में भी सबसे कम। अगर स्टीरिक क्राउडिंग बन रहा है तो ज्यादा क्राउडिंग पर अटैक करेगा। अगर कम क्राउडिंग बन रहा है तो सबसे कम क्राउडिंग पर अटैक करेगा। आया समझ में? अगर ज्यादा क्राउडिंग हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा? SN1। कम क्राउडिंग होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? SN2 मैकेनिज्म होगा। आया समझ में? अभी रुक जाओ, क्वेश्चन करते हैं। अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें टेपने का समय दे देंगे, तुम देख लो पहले। इस पे क्वेश्चन कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये देखो जरा, हाँ यही है। हाँ एक सेकंड रुको, पहले बोर्ड पे समझ लो। मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो ध्यान से। क्या ये सेम रिएक्शन है? अब इसका प्रोडक्ट लिखना चाह रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में देखा क्या 1 डिग्री बन रहा है, राइट साइड में क्या बन रहा है? 1 डिग्री। ये कंफर्म है कि 1 डिग्री में तो भाई SN2 ही होने वाला है। अब SN2 अच्छा किधर होगा, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में, जहां सबसे कम स्टीरिक क्राउडिंग हो। तो अब रिएक्शन कहां होगा? लेफ्ट में। तो ये जो स्टार वाला O है वो किसके साथ जाएगा? लेफ्ट वाले के साथ। ये जो स्टार वाला अटैक करेगा, ये अटैक कहां करेगा? इस पे। अब ये रिमेनिंग बच गया, तो रिमेनिंग बच गया तो आप राइट हैंड साइड में लिख दो CH3 CH2 क्या बन जाएगा? OH। अब बोर्ड पे वापस देखो, यहां पे क्या ये लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हो? तो 1 डिग्री बन रहा है, और राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है? 3 डिग्री। तो अब ये हायर डिग्री बन रहा है, तो 3 डिग्री में कौन सा रिएक्शन होता है? 1 डिग्री SN1 या SN2? SN1। तो ऑब्वियस हो गया कि SN1 होगा। तो SN1 होगा तो ये 1 डिग्री पे अटैक करेगा कि 3 डिग्री पे? 3 डिग्री पे। तो जो ऑक्सीजन स्टार वाला है वो लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? राइट में। तो आपके सामने यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3, क्या बन गया आपके पास? OH, ये वाला स्टार वाला है। और क्या ये ईथर का ऑक्सीजन लेफ्ट के साथ चला जाएगा? ईथर का ऑक्सीजन लेफ्ट के साथ चला जाएगा, सिंपली सुना सुना CH3OH। नहीं नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, ईथर की हाइड्रोलिसिस होती है, वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे एक क्वेश्चन और लाओ, अभी तक तो आप आसानी से कर पा रहे हो, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 3 डिग्री है। इसमें चक्कर तब पड़ेगा जब 2 डिग्री इन्वॉल्व होगा। अब यहां पे देखो जरा, यहां पे देखोगे तो सबसे पहले इसको मिटा दो, तब ज्यादा आपको समझ आएगा। इसको मिटा दो। अब बोर्ड पे देखो थोड़ा ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा एनालाइज करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में एनालाइज करोगे, क्या हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है?
भाई राइट हैंड साइड में बना 2 डिग्री, कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड में 2 डिग्री है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या हाईली स्टेबल केटाइन बन रहा है, और हाईली स्टेबल केटाइन में कौन बनता है, SN1 या SN2? SN1। अच्छा, अब SN1 रिएक्शन होगा, ये तो क्लियर होगा कि भाई SN1 रिएक्शन होगा। अच्छा, अब SN1 रिएक्शन होगा तो लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? लेफ्ट में, क्योंकि स्टेबल केटाइन कहां बन रहा है? लेफ्ट में। तो अब देखो आपके सामने जो स्टार वाला OH है वो क्या लेफ्ट साइड में जाके जुड़ जाएगा, और जो ईथर का ऑक्सीजन है क्या वो राइट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा? जो ईथर का ऑक्सीजन है वो राइट साइड में एज इट इज रहेगा। जरा नीचे वाले क्वेश्चन में फिर से देखो, नीचे वाले क्वेश्चन में देखोगे तो क्या यहां पे कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और क्या यहां पे लेस स्टीरिक क्राउडिंग? तो अब देखो क्या सामने पोलर प्रोटिक पड़ा हुआ है, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन जब बन रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा? SN1। तो SN1 होगा तो ये जो O18H है वो लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? लेफ्ट में। तो सिंपली आपके पास क्या करना है, यहां पे O18H जोड़ देना है, ये कार्बन है, इस कार्बन में O18H जोड़ देना है, ठीक है। राइट हैंड साइड में 2 कार्बन है, ईथर वाला ऑक्सीजन ही उसके साथ रह जाएगा। इसमें बेसिकली यही डिफरेंशिएट करना है कि वाटर वाला OH किसके साथ जा रहा है, ईथर वाला OH किसके साथ जा रहा है। वाटर वाला OH हमेशा स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, वाटर वाला OH हमेशा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, वहां जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन करिए। अच्छा, अभी HI से रिएक्शन कराना है, पहले ये लिखना चाहेंगे या HI वाली रिएक्शन करा दे? करा देते हैं, रुको। सिमिलर है HI की रिएक्शन, बोर्ड पे देखिएगा, सिमिलर है HI की रिएक्शन, कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम है। HOH में क्या हो रहा था? OH ऐड हो रहा था, मतलब H2O में क्या हो रहा था? HOH ऐड हो रहा था। यहां पे क्या ऐड होगा? HI, H और I। जरा बोर्ड पे देखो, ये वाले क्वेश्चन में यहां पे देखना जरा, सेम है। अब देखो जरा ध्यान से, क्या इधर भी 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री? HI की रिएक्शन कराओगे 1 डिग्री में कौन सी रिएक्शन होती है? SN2। तो क्या SN2 रिएक्शन पता चल गया? अब ये जो I माइनस है वो किधर अटैक करेगा, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। क्यों लेफ्ट में अटैक करेगा? क्योंकि SN2 कहता है लेस स्टीरिक क्राउडिंग। तो लेफ्ट में अटैक करेगा कि राइट में अटैक करेगा? लेफ्ट में अटैक करेगा। और राइट हैंड साइड में क्या बन गया आपके सामने? अल्कोहल। आपको ईथर से पता करना है। अब जैसे यहां पे देखो, क्या लेफ्ट साइड में 3 डिग्री बन गया? अब 3 डिग्री बनते ही क्या SN1 डोमिनेट करने लगा, SN1 करने लगा। तो अब जो I माइनस है वो किस कार्बोकेटाइन पे जाएगा? लेफ्ट वाले पे। तो लेफ्ट वाले पे SN1 करा दीजिए। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है तो सोचना ही नहीं है, उसी पे अटैक करा देना है, और रिमेनिंग आपके पास अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक और करो, ये वाला देखो, अब इसमें खुद सोचना, खुद सोचना, इधर कितने डिग्री का कार्बन बन रहा है? 1 डिग्री। इधर कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन बन रहा है? ये भी 1 डिग्री। भाई देखो ना, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक, दैट मींस इसका भी 1 डिग्री और इसका भी 1 डिग्री। क्या 1 डिग्री हो रहा है? तो SN1 होगा कि SN2 होगा? SN2। SN2 क्या कहता है? लेस स्टीरिक क्राउडिंग। लेफ्ट में कि राइट में? राइट। सिंपल है। तो राइट वाले के साथ आई जुड़ जाएगा, राइट वाले के साथ आई जुड़ जाएगा, और लेफ्ट वाले के साथ क्या जुड़ रहा है? अल्कोहल। उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ईथर की रिएक्शन, शायद ये इस तरह की रिएक्शन आपको एग्जाम में मिला था, मिला था क्या? तुमने देखा ही नहीं, आया होगा, क्या फर्क पड़ता है ना? इधर देखो बोर्ड पे, ईथर के लेफ्ट में, ईथर के राइट में, क्या लेफ्ट साइड में स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है? क्या यहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है? तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो क्या SN1 होगा? वो I माइनस उधर ही जाएगा, तो I माइनस उधर ही जाएगा, तो बेंजीन बना दीजिए। बेंजीन में यहां पे CH2 आ जाएगा, और क्या जुड़ रहा है यहां पे? I, और क्या ये फिनॉल बन जाएगा? तो ईथर की रिएक्शन HOH से हो, HI से हो, सिंपल है। अगला वाला क्वेश्चन देखो तो, लेफ्ट में और राइट में, कितने लोगों को लग रहा है राइट में रेजोनेंस कर रहा है? बेटा दोनों जगह अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। देखो ध्यान से, ये भी 1 डिग्री अनस्टेबल है, और ये तो sp2 कार्बन पर है, अनस्टेबल है, दोनों ही अनस्टेबल है। अच्छा, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, इसका मतलब SN1 नहीं होगा, तो क्या SN2 होगा? SN2 क्या कहता है? लेस स्टीरिक क्राउडिंग। तो I किधर जाएगा?
आई जाएगा आपका लेफ्ट में, और राइट में क्या बन जाएगा आपके पास, आयोडोबेंजीन। फिनॉल बन जाएगा क्या? यहां आओ जरा, बोर्ड पे देखो, क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है? 3 डिग्री का मतलब क्या होता है स्टेबल कार्बोकेटाइन? तो आई माइनस कहां जाएगा 3 डिग्री में, तो आई CH3 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 आई, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, मिथनॉल अल्कोहल। तो आपके पास ये वाला करो, ये सेम ही है क्या, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया राइट हैंड साइड में। ये वाला करो, ये भी रिपीट हो गया, राइट हैंड साइड में ऐड होगा, है ना, 1 डिग्री में राइट हैंड साइड में लेस स्टीरिक क्राउडिंग। अच्छा एक्सेस में है, बहुत बढ़िया, तो एक्सेस कर लेते हैं। चलिए, एक्सेस में है तो कुछ अलग होगा, कैसे अलग होगा ये भी सुनते हैं। पहले बिना एक्सेस का कराओ, पहले बिना एक्सेस वाला प्रोडक्ट लिखो। मान लो HI लिखा है, एक्सेस नहीं लिखा है। अब देखो बोर्ड पे सब लोग, तो क्या 3 डिग्री केटाइन बन रहा है, स्टेबल केटाइन बन रहा है, SN1 होगा। SN1 कहता है कि न्यूक्लियोफाइल जाएगा स्टेबल केटाइन पे, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में आपको आयोडीन जोड़ देना है। राइट हैंड साइड में क्या आयोडीन आपने जोड़ दिया, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या जोड़ दिया, अल्कोहल CH3OH। क्या यही बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आयोडीन, लेकिन कह रहा है HI एक्सेस में है। तो भाई अभी तो अल्कोहल भी बचा है ना, तो उसमें भी तो HI आएगा, इसको भी आयोडीन बना देता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब HI एक्सेस में हो तो अल्कोहल नहीं बनेगा, सारे आयोडाइड बनेगा, लेफ्ट में भी आयोडीन राइट में भी आयोडीन। समझ में आया? अगर HI एक्सेस में दे दिया है तो इसका मतलब एक तरफ तो आयोडीन बन ही गया, जिधर अल्कोहल बन रहा है उधर भी आयोडीन बनेगा। क्यों? ध्यान से, क्या यहां से H+ निकलेगा, H+ क्या प्रोटोनेशन करेगा, प्रोटोनेशन करके क्या वाटर निकाल देगा और CH3I बना देगा। ठीक है, तो HI एक्सेस में दिया है तो लेफ्ट में भी आयोडीन राइट में भी आयोडीन, इसमें सोचना ही नहीं है कि SN1 SN2। अगर HI एक्सेस में दिया है तो लेफ्ट में भी आयोडीन जोड़ो राइट में भी आयोडीन जोड़ो, आंसर आ जाएगा। तो देखो लेफ्ट में जोड़ने से, राइट में जोड़ने से ये बन रहा है, लेफ्ट में जोड़ने से ये बन रहा है। इसमें भी अगर मान लो यहां पे HI एक्सेस में लिखा हो तो क्या लेफ्ट में भी आयोडीन राइट में भी आयोडीन, तो लेफ्ट में आयोडीन जोड़ोगे तो क्या बनेगा CH3 CH2I, और राइट में आयोडीन जोड़ोगे तो क्या बनेगा CH3I। जब HI एक्सेस में है तो वो अल्कोहल को भी आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, यही कहना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब लिख लीजिए इसको फटाफट से। कहां से लिखना चाहते हैं आप, शुरू से लिखना चाहते हैं, लिख लो भाई लिख लो, पढ़ाएंगे भाई, लिख लो। मेरे पास बस एक रिएक्शन और बचा हुआ है, तो जल्दी लिखिए। चलो पढ़ लो तुम, चलो भाई पढ़ लो। ईथर की रिएक्शन, ईथर की रिएक्शन हमने कर ली है, HI की रिएक्शन हो गई है। अब देखो बहुत आसान है ये रिएक्शंस बहुत आसान है ईथर की। अल्कोहल में सेम चीज पढ़ा हुआ है, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए PCl5 की रिएक्शन अल्कोहल से कराया था, शांत बोर्ड पे देखिए। अल्कोहल का एक एग्जांपल लेते हैं और सेम एग्जांपल ईथर में रिपीट करेंगे। ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हमने PCl5 से करा दी, तो आपको याद होना चाहिए कि PCl5 बेटा टूटता है, और टूट के बेचारा PCl3 Cl2 में बदल जाता है। क्या ये 2 Cl रिलीज कर रहा है? और मैंने बोला था कि PCl5 2 Cl देगा तो एक ऑक्सीजन के राइट में देगा, एक ऑक्सीजन के लेफ्ट में देगा। 2 Cl देगा, एक ऑक्सीजन के लेफ्ट में, एक ऑक्सीजन के राइट में। जब लेफ्ट में आ रहा है तो क्या बनेगा आपके सामने, जब राइट में आ रहा है तो क्या बनेगा आपके सामने। तो लेफ्ट में भी Cl, राइट में भी Cl, बीच का ऑक्सीजन कहां गया PCl3 के साथ, बीच का ऑक्सीजन कहां गया POCl3। अब सोचिए ये तो अल्कोहल था, ईथर में आई है CH3 CH2O CH3, इसकी रिएक्शन PCl5, कुछ चेंज नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट सेम है। क्या Cl2 रिलीज करेगा, 2 Cl रिलीज करेगा, एक Cl क्या राइट में जाएगा, एक Cl क्या लेफ्ट में जाएगा। ऑक्सीजन के लेफ्ट में Cl, ऑक्सीजन के राइट में Cl, क्या यही बनेगा, ऑक्सीजन के लेफ्ट में Cl, ऑक्सीजन के राइट में Cl। तो जब लेफ्ट में Cl बनाओगे तो क्या आपके सामने ये बन रहा है, राइट में Cl बना रहे हो तो क्या ये बन रहा है, और जो बीच का ऑक्सीजन है क्या वो POCl3 बन रहा है। सिंपल है, जो PCl5 आप वहां करा रहे थे वही PCl5 आप यहां करा रहे हैं, नो चेंज।
लेफ्ट में Cl, राइट में Cl, बीच का ऑक्सीजन PCl3 ले जाएगा। ठीक है, अब मान लो SOCl2 के साथ, SOCl2 का एक रिएक्शन का नाम भी पढ़ा था आप, क्या बेटा? ये टार्जन का भाई डार्जन है। हाँ, क्या? हाँ भाई, तो टार्जन द वंडर कार देख लो बेटा। यहां पे तुम लोगों ने देखी है क्या वो मूवी? बहुत ही खराब, बहुत खराब मूवी है यार। कार अपने आप चल रहा है, सोचो जरा। उसका हीरो जो है बहुत भोंदू टाइप का लगता है। उसके हीरो को देख के आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी बन सकते थे। बहुत भोंदू टाइप का हीरो, एकदम अजीब टाइप का। अच्छा, हीरोइन अच्छी थी, हीरो मेरे जैसा लग रहा था। बेटा इधर आओ तुम। हाँ, भटको मत, वापस आओ। सुधांशु सर स्मार्ट आदमी है, देखो इधर देखो बोर्ड पे। तो SOCl2 में भी हमने बोला था कि जैसे PCl5 में ये ऑक्सीजन ये ले लेता है PCl3 बना के, वैसे ही SOCl2 में ये ऑक्सीजन ये ले जाएगा। एक ऑक्सीजन लेफ्ट में, एक ऑक्सीजन राइट में। देखो जरा, एक पहले अल्कोहल के साथ कराते हैं। CH3 CH2OH, मान लो ये अल्कोहल है। ये पुरानी रिएक्शन याद करते हैं। क्या PCl5 का बिहेवियर सेम होता है SOCl2 जैसा? एक Cl लेफ्ट में, एक Cl राइट में। तो एक Cl यहां आएगा, एक Cl यहां जाएगा और ऑक्सीजन को ले जाएगा। तो क्या बन जाएगा? लेफ्ट में Cl लगाओगे तो देखो ये बन रहा है क्या? राइट में Cl लगाओगे तो ये बन रहा है SO2 बन रहा है। और डार्जन अच्छा रिएक्शन माना जाता है, क्योंकि ये जो बन रहा है वो गैस है, ये बन रहा है वो गैस है जो रिएक्शन से उड़ जाता है। तो केवल क्या बचा? प्रोडक्ट। जो बनाना चाह रहे थे वही बच गया। दैट इज अ गुड रिएक्शन। ठीक है ना? इंप्यूरिटी रिएक्शन में है ही नहीं, जो बनाना चाह रहे थे वो बच गया, जो एक्स्ट्रा बना था वो अपने आप निकल गया। ठीक है, अब मान लो यहां पे ईथर कर दो, तो कोई दिक्कत है इसमें? ईथर में क्या इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कराओगे तो एक लेफ्ट में Cl जाएगा क्या, एक राइट में Cl जाएगा क्या, और आपके सामने क्या SO2 गैस निकल जाएगा क्या? एक लेफ्ट में Cl, एक राइट में Cl। अच्छा, तो ये डार्जन रिएक्शन के दो रिएक्शन थे डार्जन के। अल्कोहल से भी कराया था, ईथर से भी कराया था। लेफ्ट में Cl, राइट में Cl, बीच वाला ऑक्सीजन लेके चला जाएगा। राइट? व्हाट इफ अगर मैं रेड फास्फोरस HI से करा दूं तो क्या ये वही है जो तुम सोच रहे हो? ये वही है जो तुम्हें याद आ रहा है अब? CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन आप रेड फास्फोरस HI से कराइए तो क्या HI बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है? रेड फास्फोरस के मिलने से खतरनाक हो जाता है? क्या ये सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को एल्केन बना देता है? तो यहां से ये सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या बना देगा? एल्केन। तो CH3OCS, मतलब CH3CH3 बन गया। क्लियर है? और रेड फास्फोरस HI अपना काम कर दिया, एल्केन बना दिया। इसका काम ही है एल्केन बनाना। अगर मान लो ईथर से रिएक्शन कराते हैं, तो चलो अगर मान लो अल्कोहल के बजाय एल्डिहाइड ले लेता, अल्कोहल की रेड एल्डिहाइड से दे देते तो क्या होता? क्या तब भी वही बात है? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ देगा। तो ऑक्सीजन हटा दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, लेफ्ट में 3 कार्बन है तो राइट में भी 3 कार्बन का एल्केन बन गया। एल्डिहाइड में भी ठीक बात है। अगर मान लीजिए मैंने कीटोन लिया होता तो यहां भी वो सेम काम करता कि HI तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ही, रेड फास्फोरस के साथ खतरनाक हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या यही होगा? अगर ईथर की रिएक्शन कराते हैं CH3 CH2OCH3, तो क्या इस बार दो तरफ से एल्केन बन रहा है? लेफ्ट से भी एल्केन, राइट से भी एल्केन। तो लेफ्ट से एल्केन बनाओगे तो क्या इथेन बनेगा? राइट से एल्केन बनाओगे तो मीथेन बनेगा। सिंपल है। तो ये रेड फास्फोरस HI ईथर में दो साइड से एल्केन बनाता है, लेफ्ट से भी राइट से भी। ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ता है। समझ में आया? ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ देगा। तो ये तीसरा रिएक्शन हुआ। अब इसी के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब पढ़ोगे हैलोजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ोगे हैलोजिनेशन। आइए हैलोजिनेशन बोर्ड पे देखते हैं। हैलोजिनेशन कैसे कराते हैं बोर्ड पे देखो।
ईथर का हेलोजिनेशन, आपने हेलोजिनेशन पढ़ा हुआ है एल्केन में, ठीक है। आपने एल्कीन में भी हेलोजिनेशन पढ़ा था, Br2CCl4। एल्काइन में भी हेलोजिनेशन पढ़ा था। अब यहां पे आ जाओ, अगर मान लो 1 मोल Cl2 ले रहे हो तो ईथर का हेलोजिनेशन फॉलोज अल्फा हेलोजिनेशन। ईथर में जो हेलोजिनेशन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेशन, यानी कि जो ईथर का ऑक्सीजन है उससे बगल वाले कार्बन पे हेलोजन ऐड होगा। जैसे ये सेम पढ़ा है आपने HVZ रिएक्शन में, क्या वहां पे भी अल्फा हेलोजिनेशन होता है? हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्या वहां भी अल्फा हेलोजिनेशन होता है? ईथर भी, ईथर का हेलोजिनेशन जो होता है इट फॉलोज अल्फा हेलोजिनेशन। ईथर का हेलोजिनेशन फॉलोज अल्फा हेलोजिनेशन, फॉलोज अल्फा हेलोजिनेशन, है ना। अब अल्फा हेलोजिनेशन देखोगे तो ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है, इससे बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। ये भी क्या है? अल्फा कार्बन। किधर भी जोड़ सकते हो, सिमेट्री है। तो हमने क्या किया, 1 मोल Cl2 लिया हुआ है, CH3 CH2 O, यहां पे आप क्या करोगे, Cl जोड़ दोगे। किधर भी जोड़ सकते हो, लेफ्ट में राइट में, आपकी बात है। 1 मोल Cl2 से एक अल्फा हेलोजिनेशन आपका हो गया। आप यहां चाहो तो Br2 भी ले सकते हो। हाँ, अब देखोगे तो ये डार्क मीडियम में करा रहे हैं, क्योंकि ईथर जो है ना हाईली एक्टिवेटेड कंपाउंड है, रिएक्शन करने के लिए बेताब बैठा है। जैसे ही यहां Cl+ देखेगा ये इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक कर देगा, तो इसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने एल्केन में पढ़ा होगा, शांत बोर्ड पे देखो, एल्केन में पढ़ा होगा आपने कि भाई हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। Cl2 HNu देते थे, Cl2 सनलाइट देते थे, Cl2 400 से 500 हाई टेम्परेचर देते थे। बट यहां पे चूंकि ईथर में खुद ही डोनेटिंग साइट है, तो जैसे मान लो Cl2 में क्या होगा, Cl+ और Cl- बनेगा, तो क्या ये लोन पेयर खटाक से खुद ही डोनेट कर देगा? तो खुद ही बहुत रिएक्टिव है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही लोन पेयर वाला है, डोनेट कर देगा। एल्केन में लोन पेयर वाला कोई नहीं था, तो एल्केन डोनेट नहीं कर पा रहा था, ये डोनेट करेगा। तो आपको सीधा याद रखना है, क्या करना है, ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन अल्फा हेलोजन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हेलोजन जोड़ देना है। मान लो 2 Cl2 ले लिया, तो दोनों अल्फा पे जोड़ दो। भाई 2 Cl2 लिया है तो आपको क्या होगा, दोनों अल्फा पे Cl और Cl जुड़ जाएगा, अल्फा हेलोजिनेशन बनता है ड्यू टू हाईली एक्टिवेटेड कंपाउंड। खुद बहुत एक्टिवेट है, खुद ही लोन पेयर है, डोनेट करने जा रहा है, तो इसके बगल अगल वाले में रिएक्शन होता है। तो 1 मोल है तो किधर भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। 2 मोल है तो दोनों अल्फा पोजीशन है। मान लो कुछ 1 डिग्री और Cl2 सनलाइट में लिया हुआ है, मान लो सनलाइट में लिया हुआ है, अब क्या करोगे? भाई डार्क में था तब तो आपने अल्फा हेलोजिनेशन करा दिया, ठीक है। 2 मोल है डार्क में, तब भी आपने दोनों अल्फा हेलोजिनेशन करा दिया। मान लो अब हम टेम्परेचर जानबूझ के बढ़ा दिए, सब में लगा दें, ऐसे नहीं, क्या क्या, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोल बोल के चुप हो जाया करो। इधर आ जाओ, देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास यहां पे सनलाइट लिया गया है और यहां पे 10 मोल है, 1 मोल नहीं है, 10 मोल है। अब ध्यान से देखिए कितने हाइड्रोजन है टोटल, 3 2 5, 3 2 5, 10 है टोटल। अगर 10 लिया गया है, मान लो मैं चाह रहा हूं कि अल्फा पे ना हो कि सारे हेलोजिनेशन हो, अल्फा पे नहीं कराना चाह रहा, अल्फा पे कराने के लिए तो सिंपल है, डार्क में ही रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि सारे सारे Cl हटके, सारे सारे H हटके Cl लग जाएं, तो 10 मोल Cl2 लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सारे Cl हट जाएंगे। तो यहां पे बन जाएगा CCl3, यहां पे बन जाएगा CCl2, ये ऑक्सीजन, CCl2 CCl3। अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो किसी भी पे अल्फा पे लगेगा, 2 मोल ले रहे हो दोनों अल्फा पे लगेगा, सारे हटाने हैं पूरा ले लो, 10 मोल ले लो। लेकिन जब सारे हटाने हैं तो बहुत ज्यादा रिएक्शन होगी, इसके लिए हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ता है। एक एक रिएक्शन कराना है तो डार्क में हो जाएगा, लेफ्ट राइट कराना है तो भी डार्क में हो जाएगा। बट अगर आपको सारे हाइड्रोजन हटाने हैं, इन दैट केस आपको सनलाइट लेना पड़ेगा, 10 मोल लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास यहां पे आया, ये वाला रिएक्शन कराओ, खुद देख के बताओ कि 1 मोल अब Cl2 ले रहे हैं, अब अनसिमेट्री आ गया,
अनसिमेट्री आ गया तो अब कि कौन सा अल्फा पे जाएगा, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट पे जाएगा, राइट पे जाएगा? राइट साइड पे। भाई जिधर और ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, तो देखो इधर लोन पेयर भी दे रहा है और इधर बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डोनेट कर सकता है, तो क्या इस साइड ज्यादा एक्टिवेटेड है? तो जिधर ज्यादा एक्टिवेटेड अल्फा एच है उधर सीएल लगेगा। कुल मिला के ये देखना है, जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो उधर जोड़ना है। सिंपल देखिए, जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन हो उधर जोड़ना है। अगर 1 मोल Cl2 आ गया तो ऑक्सीजन, यहां पे आपके पास क्या लग जाएगा? Cl, और यहां पे क्या लग जाएगा आपके सामने? पीएच। जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने उधर एक Cl लगा देना है। यहां पे भी अब देखोगे, अगर 2 Cl लगाए तब तो मजबूरी है, तब इधर भी होगा इधर भी होगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अल्फा हेलोजिनेशन हो जाएगा। CH3 CH Cl, ऑक्सीजन CH Cl, और क्या लग जाएगा आपके पास? बेंजीन रिंग। मान लो 12 मोल दिया हुआ है, तो देखो 5 मोल यहां कंज्यूम होगा, 2 7 मोल यहां कंज्यूम होगा, 9 और 3 12। ठीक है, तो सारे के सारे Cl2 निकल जाएंगे। जब सारे ही रिएक्शन कराने होते हैं तो देखो सनलाइट लेना जरूरी है। तो अगर सिमेट्री आया तो किधर भी रख सकते हो, अगर अनसिमेट्रिकल आया, जिधर स्टेबल केटाइन बन रहा है उधर हैलोजिनेशन करना है। क्लियर हो गया? तो दिस इज ईथर का हैलोजिनेशन। ईथर के हैलोजिनेशन के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है फ्रीडल क्राफ्ट। हाँ, यहां पे एक्सेस भी लिख दीजिए। ठीक है, एक्सेस भी लिखेंगे तो सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे Cl2 के साथ। बट कभी कभी पूछता है कितने मोल Cl2 से हुआ है, तो जितने हाइड्रोजन है उतने, जितने हाइड्रोजन उतने Cl2 लगेगा। चलिए अब आइएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या बनेगा? SN2 से ये वाला रिएक्शन नहीं, SN2 मैकेनिज्म नहीं हो रहा, जैसे नॉर्मल हैलोजिनेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट वो होता है, FR-SR पढ़ा था आपने, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FR-SR से होता है। हैलोजिनेशन एल्केन में कहां से पढ़ा था आपने? FR-SR हैलोजिनेशन SR FR-SR। अब पढ़िए फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसा होगा? एल्काइलेशन में क्या होता है? RCl एनहाइड्रस AlCl3। अब जरा बोर्ड पे देखो, अगर मैं आपको ईथर बनाता हूं तो मुझे बताओ ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? ऑर्थोपेरा है या मेटा है? ऑर्थोपेरा है ना, प्लस एम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है? बढ़िया, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। क्या यहां पे अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ले लूं, क्या RCl एनहाइड्रस AlCl3 होता है? तो RCl एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है? कार्बोकेटाइन बनाएगा। कार्बोकेटाइन बना, अगर रीअरेंजमेंट होता तो कराते, रीअरेंजमेंट है नहीं, तो एक बार कहां लग जाएगा? ऑर्थो पे, एक बार कहां लग जाएगा? पैरा पे। ये हम कम से कम 10-20 बार तो कर ही चुके हैं। मान लो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बजाय बोर्ड पे मान लो इसकी एसाइलेशन करा दे एनहाइड्रस AlCl3 से, तो क्या इस बार CH3CO प्लस बनेगा? और CH3CO प्लस क्या बनेगा? बेंजीन। यहां पे देखो OCH3 एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, तो दिस इज योर आंसर। एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, सिंपल है। तो फ्रीडल क्राफ्ट में कुछ सोचना समझना नहीं है। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या होगा? NO2 प्लस जनरेट होता है। NO2 प्लस कहां जाएगा? एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। दैट्स अबाउट ईथर। यही ईथर है भाई आपका। खत्म हो गया ईथर आपका। लिखिए बायोमोलिक्यूल। बहुत बढ़िया। तुम्हें ईथर तो देखो, अगर तुम ना लिखो कितना जल्दी कंप्लीट होता है। यही होता है ऑनलाइन में, वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बंद कमरे में मान के चला जा रहा है कि आप लिख चुके होंगे। ठीक है, दिस इज ऑनलाइन, स्क्रीनशॉट चल ही रहा है। लिखिए बायोमोलिक्यूल।
लिखो लिखो लिखो, बायोमोलिक्यूल। लिखिए बायोमोलिक्यूल। हम भी लिखें। क्या ऑर्डर पहले से दे दें? बेटा अभी बाकी है, टेंशन ना लो, एक क्लास एक्स्ट्रा लूंगा इसमें, इस वीक में। तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? क्या सही में? तो क्या मजाक चल रहा है यहां पे? हाँ भाई, आपको क्या क्या पढ़ना है पहले सुन लीजिए। कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, और कार्बोहाइड्रेट ही मेजर पार्ट है पूरा बायोमोलिक्यूल का। 60 से 70% पार्ट आपका कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। उसके बाद अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के पास बाद विटामिन है, ठीक है। तीन है टोटल, शांत, तीन है टोटल पार्ट बायोमोलिक्यूल में। एक है 60 से 70% पार्ट आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर आपके पास आएगा अमाइनो एसिड, फिर प्रोटीन और विटामिन लास्ट में, ठीक है। ये 10-10% है उधर। तो विटामिन भी है, हाँ विटामिन भी है। वो बेचारा मरे जा रहा है, विटामिन पढ़ाओ, है ना। तुम्हारे लिए सोच के ही मैंने विटामिन पढ़ाया है। हाँ भाई, क्या किया है? चलो चलो चलो। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सुनिए, देखो ध्यान से, बड़ा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, बायो की तरह पढ़ना है, ठीक है। सुनिएगा, जो बोलते जाऊं सुनिएगा, और मान लीजिएगा कि मैं सच बोल रहा हूं, ठीक है ना। दिस इज हाउ बायोमोलिक्यूल गोस, ऐसे ही बायोमोलिक्यूल होता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो पुराने जमाने में साइंटिस्टों ने बताया, जो कि बहुत ही बकवास थ्योरी थी, ठीक है। पुराने जमाने के साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ भी रिसर्च नहीं किया, मान के चलते हैं बिहार यूपी के साइंटिस्ट रहे होंगे, बिना रिसर्च के उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई कंपाउंड ये वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, अगर कोई कंपाउंड इस वाले फॉर्मूले को फॉलो करे, तो उसको आप कार्बोहाइड्रेट बोलोगे, एल्स उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलोगे, ठीक है। जैसे आपके पास एक कंपाउंड लिखता हूं C12H22O11, अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले में सजाते हैं, इस फॉर्मूले में सजाओगे तो C12 समझ में आ रहा है, और H2O होल 11 आ रहा है। तो देखा गया कि यार ये तो मजे में इसका फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया, इसका मतलब ये क्या है आपके सामने, इसका मतलब ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। सुनिए ध्यान से, फिर उसके बाद कुछ और फॉर्मूले आए जो कार्बोहाइड्रेट थे लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। फिर कुछ ऐसे फॉर्मूले भी आए, अभी लिखवाऊंगा, कुछ ऐसे फॉर्मूले भी आए जो फॉलो कर रहे थे लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। ध्यान से देखिए कैसा बकवास थ्योरी है। इन्होंने बोला कि कोई भी कंपाउंड इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा उसको कार्बोहाइड्रेट बोलना है, बाकी को कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलना है। तो बहुत सारे कंपाउंड मिले जो फॉलो कर रहे थे और कार्बोहाइड्रेट थे, कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जो फॉलो कर रहे थे लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, और कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जो कार्बोहाइड्रेट थे और ये फॉलो नहीं कर रहे थे। कितना अजीब सा है ये, है ना। तो ये साइंटिस्ट को ना हम 2-3 लाइन का इंपॉर्टेंस देंगे कॉपी में और छोड़ देंगे इसको, क्योंकि ये किसी काम का थ्योरी नहीं है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे थ्योरी के फॉर्म में, कि कंपाउंड्स विच फॉलो, एनसीईआरटी में दिया इसलिए लिखना है बेटा, खराब रूल है तो क्यों लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। कंपाउंड्स विच फॉलो CxH2O whole Y formula is known as carbohydrates, is known as carbohydrates. Example, C12H22O11, इसको लिखोगे C12H2O
होल 11। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट आपने सुना, एक और थ्योरी आई, सुनिए ध्यान से, शांत। एक और थ्योरी आई आपके पास, जो पहले मैं डेफिनेशन सारा आपको क्लियर करा रहा हूं, फिर अंदर घुसेंगे चैप्टर में। एक और थ्योरी आई जिस अमाइनो एसिड के बारे में। अमाइनो एसिड आपने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल में, ठीक है। क्या होता है अमाइनो एसिड, जरा आपने पढ़ा है, बताइए। अमाइनो एसिड वैसा कंपाउंड जिसमें एसिडिक ग्रुप भी हो और बेसिक ग्रुप भी हो, उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड। ऐसा कंपाउंड जहां पे एसिडिक ग्रुप भी हो, जैसे मान लो CH2, इसमें एसिडिक ग्रुप भी है और देखोगे तो इसमें बेसिक ग्रुप भी है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे अमाइनो एसिड किसको बोला, पुराने साइंटिस्ट ने जो जो बोला वो मैं बता रहा हूं, फिर अंदर चैप्टर में एंटर करेंगे। कंपाउंड्स which contain both acidic and basic group. Compounds which contain both acidic and basic group. इसको बोल दिया उन्होंने अमाइनो एसिड का फॉर्मूला। लेकिन ये भी कुछ टाइम तक चला और ये फेल हो गया। इसका भी एक नया डेफिनेशन बना। कार्बोहाइड्रेट्स का भी डेफिनेशन फेल हुआ था, नया बना। अमाइनो एसिड का भी डेफिनेशन फेल हुआ, नया बना। अब अमाइनो एसिड की कैटेगराइजेशन के बारे में सुनो। अमाइनो एसिड को कैटेगराइज कराया गया, ठीक है, 3 पार्ट्स में। अमाइनो एसिड की कैटेगराइजेशन कराया गया 3 पार्ट में। ठीक है, अमाइनो एसिड में ध्यान रखिएगा, उस कार्बन पे जहां पे जो एसिडिक ग्रुप भी आ रहा है, बेसिक ग्रुप भी आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। भाई जहां पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो अमाइनो एसिड वो वाला कंपाउंड है, अमाइनो एसिड वो वाला कंपाउंड है जहां अल्फा कार्बन पे ही एसिडिक एंड बेसिक दोनों हो। तो जब आप डेफिनेशन लिख रहे हैं विच कंटेन्स एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप एट अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे ही एसिडिक भी हो, अल्फा कार्बन पे ही बेसिक भी हो, एक ही कार्बन पे दोनों होना चाहिए। इस कंपाउंड का नाम भी आपने सुना होगा, इस कंपाउंड का नाम भी आपने सुना होगा, दिस इज ग्लाइसीन। और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कहां पे, आइसोमेरिज्म चैप्टर में, वहां पे लिखवाया भी था, डी और एल के बारे में जब बता रहा था। ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरह से ग्लाइसीन का स्ट्रक्चर बनाया था, COOH है, फिर यहां पे क्या है, NH2 है, ये क्या है, H है, H है, दिस इज व्हाट, ग्लाइसीन। ठीक है, अल्फा कार्बन पे ही एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, इसी को क्या बोल देंगे, ग्लाइसीन। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ग्लाइसीन के बाद CH3, CH2, ऊपर डाल दो COOH, नीचे डाल दो NH2। इसका भी कुछ कुछ नाम बताया हुआ है, इसका भी एक एक नाम बताया हुआ है। इसका नाम होता है एलानीन। यहां भी आप देखेंगे तो अल्फा कार्बन पे ही एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, और हमने इसका ये भी आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़ा हुआ है, COOH बनाया था, NH2 बनाया था, CH3 बनाया था, और आपके सामने H बनाया था। तो ये जो कंपाउंड था इसको बोला था हमने एलानीन। अच्छा, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, क्योंकि देखो कायरल कार्बन नहीं है इसके पास, और कायरल कार्बन नहीं होने की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। लेकिन एलानीन के बारे में क्या ख्याल है, एलानीन में तो कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दूर दूर तक नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या ये एक्टिव हो जाएगा, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। लिखते रहिए साथ में। पहला जो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन कराया गया वो था आपके सामने इसेंशियल अमीनो एसिड। शायद आपके बायो में भी आया हो, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड।
एक और बताओ जरा, यस सर कर रहे, सेम, वाह यार बहुत बढ़िया, सेमी इसेंशियल। अब बताओ इसके बायो में बताने की क्या, मतलब केमिस्ट्री में क्या ही जरूरत था, बट ठीक है, एनसीईआरटी वाले बेवकूफ हैं, पढ़ाते हैं, सुनो सुनो। इसेंशियल अमीनो एसिड किसको बोलते हैं, तो ध्यान से देखिए, वैसे अमीनो एसिड जो बॉडी प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है, हमें आउटसोर्स करना पड़ता है बाहर से, ठीक हो गया। जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, बॉडी डू नॉट प्रोड्यूस, और केमिस्ट्री के उसमें क्वेश्चन में आया था इसका डेफिनेशन, सोचो बायो वाले में पूछना चाहिए था, डू नॉट प्रोड्यूस अमीनो एसिड, ठीक है ना, दिस अमीनो एसिड बाहर से लेना पड़ता है, आउटसोर्स करना पड़ता है। अच्छा नॉन इसेंशियल में बताओ, हाँ, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है, देखिएगा, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में हमें बॉडी प्रोड्यूस करता है बट लेस अमाउंट में, ठीक है, तो अगर जरूरत पड़ी तो हमें इसको भी बाहर से लेना पड़ता है, एज लाइक प्रोटीन पाउडर एंड सो, ठीक है। तो यहां पे बॉडी प्रोड्यूसेस दिस अमीनो एसिड बट इन लेस अमाउंट, और सेमी इसेंशियल क्या होता है, बहुत बढ़िया, body produces this amino acid but in less amount, this is also outsourced, this is also outsourced from nature if required। अब बकवास पढ़ाते समय भी लगता है, गिल्ट फील होता है क्यों पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई, सेमी इसेंशियल क्या होता है आप ही बताएंगे, आउट ऑफ सिलेबस। सेमी इसेंशियल में यह बोला जाता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल बोथ, ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, और एनसीईआरटी में इसका डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल में उतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, लिखिए फटाफट। मैं पीपीटी में ले आऊं क्या लिख के, है ना, केवल बोल दूं कि देखो ये ऐसा ऐसा होता है, रुको यार, करा दे क्या आप, नहीं आएंगे, तुम लोग अफवाह उड़ाओ, हमारे नीचे वाले बैच में भी सिलेबस कंप्लीट कराना है। सुनिए क्या करते हैं, कल ना मैं आपको बायोमोलिक्यूल का एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा पहले, ठीक है, नोट्स आपके पास आप खोल के रखिएगा और उसको समझना है हमें, रिएक्शन में पूरा पढ़ाऊंगा, पर ये डेफिनेशन लिख लिख के ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अमीनो एसिड का डेफिनेशन क्यों लिखना है आपको, नॉन अमीनो का क्यों लिखना है आपको, उसका डेफिनेशन क्यों लिखना है, रिएक्शन सारे पढ़ेंगे बट विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट कल, ठीक है, और बहुत आसान है। आपको मैं बता दूं, बायोमोलिक्यूल में सुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, इनके रिएक्शंस बस आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, बाकी सारे रिएक्शन आपने पढ़ रखे हैं। PCl5 की रिएक्शन दोबारा आएगा, SOCl2 की रिएक्शन दोबारा आएगा, ये सब रिएक्शन रिपीट होगा, ठीक है। चलिए, मेन आपको फोकस करना है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे, कल पढ़ेंगे उसको।